एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट। मैं ईशा आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ हमारे 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में अंकित जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना कार्नेलिया का गीत। यहाँ पे जो आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतरा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की दो कविताएं लगी हुई है आपकी। पहली कविताओं पर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जो था देवसेना का गीत। आज हम बात करने वाले हैं कार्नेलिया के गीत के बारे में। और कार्नेलिया का गीत बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसमें हमने भारत की जो गौरव गाथा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सब की चर्चा की हुई है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरी कविता का सार क्या है, फिर मैं लाइन टू लाइन आपको समझा दूंगी कविता को कैसे समझना है। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो पाठ का परिचय दे रखा है। जैसे कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है क्योंकि ये वन वर्ड के क्वेश्चन में आता है, वो भी पैसेज क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके, जिसमें आपको दिया होता है कि पाठ्य पुस्तकों में से ही कोई आपकी एक लाइन दे देती है, फिर बोलते हैं कि उसके बारे में बताना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसमें आपको वन वर्ड के क्वेश्चन में आ सकता है कि किसकी पहली बात तो रचना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की, और रचना का नाम क्या है, कार्नेलिया का गीत। और तीसरी बात ध्यान रखने की क्या है कि ये कहाँ से ली गई है, तो चंद्रगुप्त से ली गई है। जो देवसेना का गीत था वो कहाँ से ली गई थी, स्कंदगुप्त से ली गई थी, और ये ली गई है चंद्रगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद जी की ना ये दो बड़ी बड़ी रचनाएँ हैं, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। उसके एक पार्ट को हमें निकाल कर हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया ताकि हम उनकी रचनाओं को समझ सकें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिकंदर के सेनापति थे, सिकंदर के सेनापति कौन थे, सेल्यूकस, उनकी बेटी कार्नेलिया। मतलब यहाँ पर जो कार्नेलिया का गीत नाम दिया है ना, तो ये कार्नेलिया कौन है, तो सिकंदर के सेनापति थे जो सेल्यूकस, उनकी बेटी थी। तो ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना। मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है ताकि हमें बाद में कोई चीज़ छूटे ना और दोबारा इस पर डिस्कस करना ना पड़े। फिर हम देखते हैं जो कार्नेलिया है ना, जब सिंधु नदी के तट पर खड़े होकर भारत की गौरव गाथा, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य इसे देखती है ना, तो फिर वो उसे अपना देश मानने लगती है। वे कहती है कि भारत वे स्थान है जो माधुर्य लालिय से भरा हुआ है। तो यहाँ पे लालिया यानी ये एक एक टर्म्स है ना, ये हिंदी के वही हैं कि मधुरता, ललिमा, तो इन सब चीज़ों से भरा हुआ इसको भारत लगता है। किसको, कार्नेलिया को। तो कार्नेलिया को भारत बहुत ही सुंदर लगता है, जहाँ अनजान व भूले भटके लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। दूर देशों से आए हुए रंग बिरंगे पक्षी भी भारत में ही अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। यानी कि जो भी दूर देशों से जो पक्षी आते हैं वो भी यहाँ पे घोंसला बनाना चाहते हैं। फिर वो क्या कहती हैं कि यहाँ के लोग दूसरों की दुख तकलीफ़ों को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं, रोने तक लगते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों में से टकराकर शांत हो जाती है, अर्थात उन्हें यहाँ आकर आश्रय मिलता है। तो अगर हम इन पैराग्राफ का भी मतलब समझे तो हमें पूरी कविता का एक वो पता चल जाता है कि क्या कविता में हो सकता है। तो पहला तो हमें यही देखना है कि कार्नेलिया कौन है, और ये जो कार्नेलिया का गीत है वो कहाँ पर बैठकर वो लिख रही है, तो सिंधु पर्वत पर लिख रही है। यहाँ पे बताया ना, सिंधु नदी घाटी के तट पर खड़े होकर वो भारत को देखती है। तो इसलिए बताया गया सिंधु घाटी, अगर आपको पता होगा कि ये किस साइड पड़ती है, तो पाकिस्तान की तरफ ये है, आज वर्तमान में पाकिस्तान की तरफ ही सिंधु घाटी। तो वहाँ पर और अफ़गानिस्तान जो ये एरिया ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, और कि जो भी पश्चिम से कोई भी लोग आते हैं ना, तो उनको ये पर्वत पार करके आना पड़ता है। तो कह सकते हैं अगर वहाँ से उस ऊंचाई से हम भारत को देखें ना, तो भारत का पूरा सौंदर्य दृश्य हमें बिल्कुल पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक उस तरह में दिया गया है, रूपक की तरह से यूज़ किया गया है इसको, कि वो सिंधु नदी के तट पर खड़ी ही है, इसलिए उसको भारत का पूरा सौंदर्य दिखता है। और वहाँ पर खड़ी होकर वो भारत की गौरव गाथा गा रही है। यानी कि पहली बात तो वो भारत की है नहीं, बाहर से आई हुई है कोई, और फिर भी उनको भारत बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे अगर कोई भारत का वासी ये लाइन बोलेगा कि भारत की बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है, तो हम कहेंगे ये तो बहुत राष्ट्रवादी है, या फिर जो अपने देश का इंसान है तो वो तो अपने देश की तारीफ़ ही करेगा। लेकिन जब बाहर के देश का वासी कोई तारीफ़ करता है किसी देश की, तो इसका मतलब सच में किसी उस देश में जिसकी भी वो तारीफ़ कर रहा है उसमें कोई बड़ी बात है। तो उसी खासियत को दिखाने के लिए यहाँ पे कार्नेलिया का गीत मेंशन किया गया। वरना फिर आप लोग कहोगे कि कार्नेलिया तो कहीं और की रहने वाली थी, तो फिर उसका गीत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी भारत कैसा लगता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पता चलता है हमें कि उनको जो है ना भारत बहुत ही अद्भुत लगता है, और इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है उनको बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती है। तो इसीलिए उन्होंने ये दो टर्म यूज़ किया था, मधुरय और लालिय। तो
तो ये स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा शब्द हैं ये माधुर्य और लालिया। मधुरय का मतलब बहुत ज़्यादा मिठास से जो भरा होता है, लालिया मतलब जो कह सकते हैं ना बच्चों को भी जो लल्ला तो ऐसे बोलते हैं, तो उसी तरह से बहुत प्यारी सी जो चीज़ें होती हैं ना, कोमल सी, तो उसको लैले शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। जहाँ अनजान व भूले भटके लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। तो आपको पता ही है कि भारत की एक विरासत में या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर खोले तो भी हमें पता चलता है कि भारत में बहुत सारे लोग और हर काल में आते रहे हैं। जैसे फिर हुण देख लो, शक देख लो, सातवाहन हो गए, मुग़ल हो गए, और दिल्ली सल्तनत के जितने भी थे, अरबवासी, अंग्रेज़, ये सब आए भारत में। लेकिन भारत ने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम दूसरे हो, तो फिर उनको भगाने की कोशिश की। हाँ, अंग्रेज़ों के लिए हमने लड़ाई की थी क्योंकि उन्होंने भारत की चीज़ों को अपनाने की कोशिश नहीं की बल्कि बदलने की कोशिश की थी, इसीलिए कहीं ना कहीं हम उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे थे। पर अगर बाकी सबका देखें हम, यानी कि 16वीं शताब्दी तक देखिए, 17वीं शताब्दी तक, तो भारत की जितने भी लोग यहाँ पे आए वो सारे भारत की मूलता नहीं थे। फिर आर्यों को ही क्यों ना ले लें, तो भी भारत ने क्या किया, उन सबके साथ अच्छे से रहे, अच्छे संबंध बनाए। तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर भूले भटके भी कह सकते हैं, या फिर जो भी बाहर के विदेशी लोग आते हैं उनको भी भारत अपने लोगों की तरह मानता है, उनके साथ बहुत ही खुशी के साथ रहने लगता है। फिर देखिए, दूर देशों से आए हुए रंग बिरंगे पक्षी भी, यहाँ पर रंग बिरंगे पक्षी क्यों बोले, क्योंकि पक्षी एक कलर के तो होते नहीं, बहुत सारे वैरायटी के कलर्स हैं, पक्षियों में भी प्रजातियाँ बहुत सारी हैं उनकी। तो वो सारे जो भी आते हैं ना, वो भारत में अपना घोंसला बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो आर्द्र है, थोड़ी मिक्स जलवायु है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। क्योंकि ये पूरा भारत अगर देखें तो एक तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसकी वजह से भी जो है भारत पूरा डिवाइडेड है। आपको पता होगा, ऊपर जाओगे टॉप पे तो बर्फ़ पड़ रही होती है, अगर उससे थोड़ा नीचे आते जाओगे थोड़ी गर्मी होने लगेगी, और सबसे नीचे जाते जाते फिर तटीय इलाके मिलते हैं हमें पश्चिम और पूर्वी साइड में। तो इसलिए भारत की जलवायु थोड़ी मिक्स है। तो ज़्यादातर जो पक्षी वगैरह, जो भी नई जानवर वगैरह ना, वो भी भारत आना चाहते हैं। जानवर तो आ नहीं सकते ऐसे, लेकिन जो पक्षी हैं वो तो हमेशा जब भी उनको ऐसा लगता है दूसरी जगह पे मौसम अनुकूल नहीं लगता उन्हें, तो भारत ही आते हैं। इसीलिए बोला है कि वो यहीं पर घोंसला बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोग दूसरों की दुख तकलीफ़ों को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। क्यों भावुक हो जाते हैं? क्योंकि आपको भी पता होगा कि भारत के लोग इतने ज़्यादा इमोशनल है, इसीलिए कई बार फॉरेनर्स भी बोल देते हैं ये दे आर वेरी इमोशनल्स वगैरह, ऐसे कोई बोलते हैं, क्योंकि भारत के लोग सच में भावुक हैं। उनके अंदर ये भावना है, जो हमने पढ़ा भी है कि एक तो यही है कि जो भी है हमारे क्या कहते हैं उसे, मेहमान, हाँ मेहमान भगवान समान हो गए, ऐसे ऐसे कुछ जो मुहावरे हैं, तो वो सब क्या बता, हाँ वासुदेव कुटुंबकम। तो ये वाली भाषा क्या है, मतलब पूरा विश्व हमारा घर है। ये शब्द भी वो क्यों प्रयोग कर रहा है भारत, मतलब भारत के लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो पूरा विश्व भी घर है। तो इसलिए वो विश्व में जितने भी लोग हैं उनको अपना मानते हैं, और किसी के भी साथ बुरा होता है उनसे वो बुरा देखा नहीं जाता, और वो उस चीज़ों पर भावुक हो जाते हैं। तो ये ग्रामीण सभ्यता में तो आज भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, शहरों में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन अगर गाँव में आप जाओगे तो पता चलेगा किसी एक के भी घर में कोई दुख होता है तो 4-5 या फिर पूरे गांव के लोग घर में आ जाते हैं सांत्वना देने के लिए, और खुशी का माहौल होता है तो खुशी में भी सब मिलजुल के आते हैं। और शहरों में देखो तो इनविटेशन कार्ड अगर किसी एक को भी ना मिले तो वो नहीं आएगा, तो मिलने के बाद भी लोग नहीं आते। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इसलिए कहते हैं भारत के लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारे से टकराकर शांत हो जाती हैं, अर्थात उन्हें भी यहाँ आकर आश्रय मिलता है। तो ये एक तरह से ये भी यूज़ किया गया किसी और चीज़ को, भाव को दिखाने के लिए, कि भारत के किनारे में शांत जितनी भी लहरें होती है, पता है लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं, और लेकिन जब भी भारत से आती है ना टकरा के शांत हो जाती है। यानी कि कोई भी कितने ही बुरा से बुरा इंसान हो, जब वो भारत के जलवायु में आता है ना तो यहाँ पर शांत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। यहाँ पर एक तो लोगों में एक जेलसी की भावना नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी को देखकर द्वेष भावना इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाहर के देशों में आपको मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ के लोग, यहाँ की जो इतनी भी ऐसी कल्चर है ना, उसको देख के बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं, और उनको उनके अंदर जितना भी ये भावना होती है ना गुस्से की, वो सब शांत हो जाती है। इसलिए भी ये शब्द यूज़ किया गया है कि यहाँ पर आकर जो समुद्र है वो भी, समुद्र की लहरें भी टकरा कर शांत हो जाती है। तो ये तो हो गया कार्नेलिया के गीत के बारे में, मैंने बता दिया कि क्या है। अब हमें देखते हैं लाइन टू लाइन कि क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ हमें पेपर में तो कोई लाइन दे दी जाएगी तो हमें वो भी समझना होगा। ये रहा, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्नेलिया का गीत, हमारी रचना है। पेन तो गायब हो गया, ये हाँ।
अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु शुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो हाँ, तो ये हमारी कविता कंप्लीट हो गई, कार्नेलिया का गीत। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ लाइन बाय लाइन। तो पहली जो लाइन यहाँ पे दी हुई है, अरुण ये मधुमय देश हमारा, तो जो कार्नेलिया वो संबोधन करते हुए कहती है सभी को कि ये जो देश है ना वो हमारा है, यानी कि इस देश में आकर भी उसको ऐसा लगता है कि ये देश उसका ही हो। ऐसा नहीं लगता कि वो किसी पराए देश में आई है या फिर कोई और देश है, उसको ऐसा ही अनुभव हो रहा है जैसे ये तो मेरा ही देश है और मैं कई सालों से यहाँ पे रहती आई हूँ, तो उसको अलग नहीं लगता। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर देश विदेश से आने वाले लोगों को भी अपनत्व की भावना लगती है। तो भारत में कैसा लगता है, अपनत्व लगता है। तो एक ये भारत की विशेषता हो गई। फिर हम देखते हैं, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ पे क्षितिज शब्द यूज़ किया गया है। तो क्षितिज का क्या मतलब होता है आपको पता है, जहाँ पे भारत और ज़मीन, भारत नहीं, आकाश और ज़मीन जहाँ पर मिलती है उसको क्षितिज कहते हैं, यानी कि दूर क्षेत्र तक फैला हुआ। तो ऐसा तो पॉसिबल हमें दिखता नहीं है कि जहाँ पे आकाश और भूमि एक साथ मिल जाए, ऐसी जगह हमें दिखती नहीं है। लेकिन ये संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है कि जिस तरह से दूर देखिए हम दूर देश जैसे अमेरिका हो गए, मतलब इतना समुद्र पार करके जिसको आना पड़ता है, तो ऐसे जो दूर दराज के देश है ना, वहाँ से आए हुए लोगों को भी ना यहाँ पर भारत में एक सहारा मिल जाता है। मतलब उनको भी कभी मना नहीं करता भारत, और यहाँ पर अपने जैसे रखते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको पता है कितनी ज़्यादा वहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है, चाहे फिर वीज़ा को ले लो या पासपोर्ट को लेकर कर लो, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। इतनी जल्दी आपको वहाँ की नागरिकता तक नहीं मिल जाती है। लेकिन भारत में तो आके आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पराया देश होगा। तो यहाँ पर हर कोई आपको अपने जैसा फील कराता है। फिर हम क्या देखते हैं, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि तामरस क्या होता है, जो तांबे जैसा लगता है, ठीक है। तो तांबे जैसा लाल रंग हो गया, वो तामरस बोला है। और यहाँ पे यूज़ किया गया है सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जल में कमल खिल जाते हैं, फिर उन जितने भी फूल है ना, उन पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो एकदम तामरस की कलर की हो जाती है, यानी तांबे जैसा लाल कलर दिखने लगता है। क्योंकि सूरज के जो रंग होता है वो लाल होता है, सुबह और शाम को तो खासकर। तो जो लाल कलर होती हैं, और जो नदी है पता है वो पूरी सफ़ेद होती है। फूलों में भी जब वो फूल पत्तियों पर जब उसके कलर चढ़ते हैं तो वो थोड़े से तामरस कलर के लगने लगते हैं, यानी तांबे जैसे कलर के दिखने लगते हैं। तो वही कलर की यहाँ पे व्याख्या की गई है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर भारत की भूमि है ना, वहाँ पर हरियाली इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि आपको लगेगा कि जैसे कि मंगल कामना करते वक्त कुमकुम फैलाते हैं ना, यानी कि आपको पता है जब भी हवन वगैरह या पूजा होती है भारत सभ्यता के अंदर, तो कुमकुम का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुमकुम की विशेषता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए शादी में भी कुमकुम का प्रयोग करते हैं सिंदूर भरने के रूप में। तो इसीलिए यहाँ पे वही बोला है कि हरियाली इतनी ज़्यादा फैली है ना, जैसे कि आप कोई मंगल कामना करते वक्त कुमकुम का प्रयोग करते हैं ना, उस तरह से, मतलब कहीं भी कमी नहीं दिखेगी आपको, हरियाली हर जगह फैली हुई है। इस तरह से उन्होंने तारीफ़ की है। फिर क्या बोलती हैं कि लघु शुरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। अभी जो शीतल मलय समीर है ना, यहाँ पर ये ज़रूरी है ध्यान रखना, एक मलय पर्वत होता है, और ये बोलते हैं ना कि जो मलय पर्वत है, ये मलय समीर जो है वो दक्षिण वायु है, और ये मलय पर्वत की ओर से आने वाली जो सुगंधित हवा है ना, उसके लिए प्रयोग किया गया है मलय समीर। तो जो चंदन होता है, चंदन तो पता है आपको, तो चंदन की जो खुशबू होती है ना, उसी को यहाँ पे बताया गया है। जो मलय पर्वत से ना चंदन की खुशबू आती है, तो जब मध्यम सी धीमी धीमी सी हवा चलती है ना, तो उसके साथ ऐसी खुशबू आ रही थी चंदन की, तो ऐसा लगता है वो मलय पर्वत से डायरेक्ट आ रही है यहाँ पर। और उसके साथ क्या है, पंख पसारे शीतल, तो उसके साथ साथ ना जो पक्षी हैं वो भी आ रहे हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारे। नीड़ यहाँ पे जो है वो है घोंसला। ये जो मैं शब्दावली बता रही हूँ आपके एनसीईआरटी में ही दी हुई है। तो नीड़ घोंसला बताया गया आपका।
तो यहाँ पे जो पक्षी है ना वो पंख फैलाए हुए जब आते हैं तो एक तो वो इंद्रधनुष जैसे दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कलर्स के हैं। उसके अलावा वो पंख फैलाकर किस ओर आ रहे हैं, भारत की ओर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके घोंसले मौजूद हैं। निड़ मतलब घोंसले हैं, तो अपने घोंसले की ओर आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब पूरा दिन हो जाता है तो हर व्यक्ति कहाँ पे आता है, अपने घर में आता है। तो उसी हिसाब से जो पक्षी हैं पूरी जगह पूरी दुनिया सैर करके आ जाए, लेकिन घर में यानी जो सुकून की भावना है वो उन्हें कहाँ मिलती है, भारत में ही मिलती है। भारत में बनाए उन्हीं घोंसलों में मिलती है जो उन्होंने खुद बनाया था। तो यहाँ पर कितनी अच्छे वर्ड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो अपनत्व की भावना मैंने बताया फर्स्ट सेंटेंस में कि हर किसी को आती है भारत में आकर, वो चीज़ पक्षियों को भी लग रही है। तो बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पे भारत के लिए। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाचल, यानी कि जिस तरह से जब बारिश होती है तो क्या होता है, बादल जो होते हैं, बादल फटता है या फिर बादल से ही तो बारिश होती है ना, तो उसी तरह से जो आंखें हैं ना यहाँ के देशवासियों की, वो भी करुणा से भर जाती है जब भी वो दूसरों का दुख जो सुनते हैं। तो बाकी ऐसे देशों में होता है नहीं, हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा ये भावनाएं हैं कि अगर वो किसी के दुख सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भले ही वो उनके अपनी चीज़ नहीं है, फिर भी उनकी आंखें भर आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक दूसरे को लेकर मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है, अटैचमेंट हो जाती है हर किसी से बहुत जल्दी, तो हर किसी को अपना मानने लगता है। तो ये भी उनके लिए हैरानी की बात है कार्नेलिया के लिए, जो दूसरे देश से आई हैं। लहरें टकराते अनंत को पाकर जहाँ किनारा, अब यहाँ पे वही वर्ड बताया गया है कि जो सागर की लहरें हैं जहाँ पर टकराती है अनंत को पाकर, यानी कि वो बोल रही हैं कि जो भारत है ना वहीं पर जब लहरें टकराती हैं तो उसके आगे फिर शांत हो जाती हैं, उसके आगे नहीं जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मंजिल अब मिल गई है, हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब मंजिल मिल जाती है तो हम क्या होते हैं, हमारे जितने भी प्रयास होते हैं या जितने भी गतिमान होते हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य करना छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य मिल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ बताया गया कि जो लहरें भी हैं उन्हें भी अनंत पाकर, यानी उनको लगता है कि अब हमारी मंजिल आ गई है तो अब हमें शांत हो जाना चाहिए, तो वो शांत हो जाती है उनको कई किनारा पाकर भारत का। फिर यहाँ पे बोला गया, ये वाली लाइन आती है व्याख्या करने के लिए, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जाग कर रजनी भर तारा, यानी कि बोला गया यहाँ पे क्या कि जो हेम कुंभ है, यानी कि पूजा की सामग्री के रूप में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो बोला गया जब रात हो जाती है तो क्या होता है, जो तारे हैं बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, और वो मस्ती में क्या करते हैं, पूरी रात जागते रहते हैं। और मस्ती क्यों बोला गया, क्योंकि जो तारे वो टिमटिमाते रहते हैं, पता होगा। तो टिमटिमाने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो मस्ती कर रहे हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो रात भर क्या करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। फिर जैसी सुबह होती है उनको बहुत ज़्यादा उबासी आने लगती है यहाँ पे, इसीलिए ये शब्द बोला है उगते, यानी उबासी लेते रहते हैं कौन, तारे, क्योंकि रात भर वो थक जाते हैं खेल कर, तो सुबह उबासी लेते रहते हैं। तो इसीलिए जो उषा रूपी क्या है यहाँ पे, इसीलिए जब सुबह होती है तो जो उषा रूपी नायिका है, यहाँ पे बोला गया है कि एक उषा है। उषा क्या होता है, रोशनी, जो सुबह सुबह उठते हैं क्या होती है, रोशनी हो जाती है। तो जब वो होती है तो क्या होता है, जो सूर्य रूपी सुनहरा कलश है, यानी सूर्य को एक कलश के रूप में माना गया है। और सूर्य क्या लेकर आ रहा है, सुबह सुबह सुख लेके आ रहा है, समृद्धि लेके आ रहा है, खुशहाली लेके आ रहा है, किसके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए। और वो क्या करता है, पूरी भारत भूमि पर उड़ेल देता है, यानी गिरा देता है। तो जैसे ही सुबह होती है तो जो उषा है, जो रोशनी आ रही है, दिख रही है, वो किसको लेकर आ रही है, सूरज को लेकर आ रही है। पहले हमें रोशनी दिखती है ना सुबह सुबह उठ के, अगर आप बिल्कुल 4-5 बजे उठोगे तो आप देखोगे किस तरह से प्रोग्रेस करते हुए सूरज निकलता है। तो सबसे पहले हमें हल्की हल्की रोशनी दिखती है, तो उसको एक उषा मान सकते हैं। उसके बाद सूरज आता है, तो रोशनी सूरज को लेके आती है, और वो सूरज जो है एक कलश की तरह है जो सुनहरा कलर का है। और फिर वो क्या करता है, अपनी जितने भारतवासी हैं उनके लिए मंगल कामना करता है कि उनका दिन बहुत अच्छा जाए, पूरी सुबह अच्छी रहे। तो इसीलिए वो खुशहाली, सुख, समृद्धि और जितनी भी खुशियाँ हैं वो भारत भूमि पर उड़ेल देता है, और पूरी सूरज की किरणें फैल जाती है पूरे आकाश में। तो इस तरह से व्याख्या की गई है यहाँ पे इस लाइन की कि पूरे भारत में आकर किसी का बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की जो भूमि है वो हमेशा से ही खुशहाली वाली भूमि रही है, शांत रही है, जहाँ पर हर कोई अपनी जैसी भावना हर किसी को लेता है। एक परदेसी को भी यहाँ पर अपने की भावना लगती है, उसे पराये जैसा नहीं लगता। भारत की भूमि इतनी ज़्यादा उल्लास से भरी है कि यहाँ की जो प्रकृति है उसी को देखकर किसी का भी मन प्रफुल्लित हो उठे, आकर्षित हो उठे और मन पूरा खिल उठे। तो ये इस तरह से बताया गया है इस पूरी कविता के अंदर। अब मैं कुछ ये लाइंस बता दूँ यहाँ पे, वैसे तो पूरी चीज़ें हो गई है,
तो हम ये कह सकते हैं भारत देश की गौरव गाथा, प्रकृति सौंदर्य और संस्कृति के गुणगान का किसने गुणगान किया है? कार्नेलिया ने। और कार्नेलिया कौन है? जो सिकंदर है उनके सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कविताओं पर चर्चा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने देवसेना के गीत के भी क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस नहीं किया और कार्नेलिया के गीत पे, तो दोनों में एक साथ ही डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको कुछ समझ ना आए इस कविता में से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।